हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है नाइकी। नाइकी वही कंपनी है जो आपके लिए जूता बनाती है। आपने बहुत बार इस कंपनी के टी शर्ट्स भी देखी होंगी। अब इसके बहुत स्टोर्स भी खुलते हैं अलग अलग मॉल्स वगैरह में। आपने इसका लोगो देखा होगा जो ऐसे टिक करके एक लोगो आता है और ये काफ़ी पॉपुलर लोगो है। मेरे लिए ये कंपनी इतनी खास क्यों है दोस्तों? मेरे लिए क्या, अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको नाइकी की स्टोरी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने वो करके दिखाया है जो आज तक कोई भी और कंपनी नहीं कर पाई। दोस्तों, एक जूते की कंपनी है, एक जूते की कंपनी। लेकिन जूते की कंपनी को भी अगर आज हम सोच के देखते हैं नाइकी के बारे में, तो कोई ये नहीं सोचता कि ये जूता बनाती है। इसने जूते बनाने जैसी चीज को इतना बड़ा बना दिया, इसने कैसे किया ऐसे? और ये भी इसके बारे में सबसे बड़ी चीज है कि इस कंपनी को शुरुआत की गई थी सिर्फ $1000 खर्च करके। आज इस कंपनी की वैल्यू है 70 लाख करोड़ रुपए, $1 बिलियन से भी ज्यादा। और ये कितने सालों में उन्होंने अचीव कर लिया? कंपनी बनी थी 1962 में। उन्होंने केवल 48 ईयर्स में, 48 ईयर्स दोस्तों कुछ नहीं होते। अगर आप बिजनेस की बात करें 48 ईयर्स कुछ नहीं होते। 48 ईयर्स में उन्होंने $1000 की कंपनी को $1 बिलियन से भी बड़ी कंपनी बना दिया, वर्ल्ड में फैला दिया। आज नाइकी जो है वो दुनिया की सबसे बढ़िया जूते बनाने वाली कंपनी है। अगर आप उसके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन खोल के देख लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतने बढ़िया एड कैंपेन करते हैं। सबसे खास बात, अपने किसी भी एड कैंपेन में अपने जूते की बात नहीं करते, ये नहीं बताते कि उसकी सोल कैसी है, उसका वेट कैसा है, कुछ नहीं। एड कैंपेन बिल्कुल अलग होते हैं, ब्रांडिंग बिल्कुल अलग होती है, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है, प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन होता है और हर एक प्रोडक्ट में इनोवेशन डालते हैं। एथलीट्स को हायर करते हैं जब वो बहुत छोटे एथलीट होते हैं, जब तक वो पॉपुलर नहीं होते। जैसे जैसे वो पॉपुलर होते हैं उन्हीं के साथ ग्रो करते रहते हैं और वैसे ही पॉपुलर हो जाते हैं अपने आप ही। तो इस वीडियो में हम उनकी छोटी सी केस स्टडी जानेंगे। इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको एक बिजनेस रन करना है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, कम पैसे में एक बड़ा बिजनेस कैसे बन सकता है, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, कैसे जुनूनियत चाहिए आपको बिजनेस बनाने के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना है, पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाइकी की केस स्टडी जानते हैं, साथ साथ लर्निंग जानेंगे जिससे कि आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, नाइकी की शुरुआत होती है 1962 में। 1962 में इनके फाउंडर फिल नाइट जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। जब वो स्टैनफोर्ड में थे तो उन्होंने वहाँ पे एक रिसर्च पेपर लिखा। जिस रिसर्च पेपर में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो जापानीज कंपनी है वो अमेरिकन कंपनीज को रिप्लेस कर रही है। कोई जूते की कंपनी नहीं, उन्होंने नॉर्मल जापानीज कंपनी की बात की और उन्होंने बताया कि जापानीज कंपनी जो होती है वो इस तरीके से ऑपरेट करती है कि वो अमेरिकन कंपनी से बड़ी बन जाती है और अमेरिकन कंपनीज को रिप्लेस कर देती है। जैसे ही वो स्टैनफोर्ड से पास हुए उनका मन किया कि वो जापान जाए। वो अपने स्टूडेंट डेज में एक रनर थे। क्योंकि वो एक रनर थे तो उन्होंने सोचा मैं एक शू की कंपनी बनाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं जैसे जापानीज कंपनी सारी अमेरिकन कंपनी को रिप्लेस करती है, मैं भी जापान जाता हूँ, जापानीज कंपनी से सीखता हूँ कि जूते कैसे बनते हैं और जापानीज कंपनी के ही किसी कंपनी के जूते को अमेरिका में लाके बेचता हूँ। इससे पहले उन्होंने जापानीज कंपनी का कोई भी शू ट्राई नहीं किया था, उन्हें किसी भी कंपनी का नाम नहीं पता था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। बस उन्हें सिर्फ इतना पता था कि जापानीज कंपनीज अमेरिकन कंपनीज को रिप्लेस कर पाती है, इसलिए जापानीज कंपनीज अमेरिकन कंपनीज से अच्छी होती है। उनकी ये अजम्पशन थी, उनकी ये बिलीफ थी कि जापानीज अगर शूज होगा तो अमेरिकन शूज से बढ़िया होगा और वो उसको रिप्लेस कर देगा। उस समय अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी जो फेमस कंपनी थी वो एडिडास होती थी और रीबॉक होती थी, ये सारी कंपनीज फेमस होती थी। तो उनको लगा कि इन सबको रिप्लेस किया जा सकता है। सोच के देखिए दोस्तों, एक ग्रेजुएट, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट जिसने कभी भी जूते के बारे में कोई काम नहीं किया, जिसको जापानीज कंपनीज के बारे में कुछ खास नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि कौन सी जूते की कंपनी जापान में एग्जिस्ट करती है, वो ये सोचता है कि जापान में जाके अगर मैं किसी कंपनी का जूता ले आऊं तो यहाँ की स्टैब्लिश्ड कंपनियों को रिप्लेस कर दूंगा। आपको यहाँ से सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर एक विश्वास है और आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद की स्टोरी ऐसे जाती है कि 1962 में वो अपने पापा से लोन लेके जापान गए। वो जापान ये बोल के गए कि वो घूमने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनका मिशन क्या है। जब वो जापान पहुंचे तो वहाँ पे एक सिटी है कोबे, वो कोबे गए। कोबे में जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी जूते की शॉप्स में जाना शुरू किया। वहाँ पर जाते जाते उन्हें एक कंपनी के बारे में पता लगा, वो उस कंपनी में पहुंच गए। उस कंपनी में जाने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ के फाउंडर से मिलना है। जब उनसे उसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे फाउंडर से इसलिए मिलना है क्योंकि मैं अमेरिका में आपकी जूतों की कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपसे जूते लूंगा और अमेरिका में जाके बेचूंगा। कोई भी कंपनी दोस्तों जब किसी को डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है तो तभी हायर करती है जब उस बंदे की रीच होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिल नाइट जस्ट पास आउट हुए थे, इनकी कोई रीच नहीं थी, इनकी अमेरिका में भी कोई रीच नहीं थी, तो ज्यादातर केस में लोग अप्रोच ही नहीं करेंगे कंपनी, क्योंकि उनको पता है उनको मना ही कर दिया जाएगा।
लेकिन फिर भी उन्होंने वो मीटिंग ली, उन्होंने फाउंडर के साथ मीटिंग करी और फाउंडर्स को सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी से उन्होंने इतना कन्विंस कर दिया कि फाउंडर मान गए कि आप हमारे जूते के अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। इसके बाद दोस्तों 1963 में वो अमेरिका आ गए। अमेरिका आने के बाद उन्होंने सिर्फ 12 पेयर जूतों के मंगाए इस कंपनी से। जब उनको ये 12 पेयर मिले जूतों के तो उन्हें पता था ये सबसे बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे जो जॉगिंग ट्रैक्स होते थे अमेरिका में वहां पर जाना शुरू किया। वो जाते थे, जो लोग दौड़ रहे होते थे उन लोगों से मिलते थे, जो रनर्स होते थे उन लोगों से मिलते थे और उन लोगों को वो जूता दिखाते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने ये 12 के 12 शूज काफी प्रॉफिट मार्जिन में बेच दिए। प्रॉफिट मार्जिन में बेचने के बाद उनको एक बात तो समझ आ गई कि जूते यहाँ बिक सकते हैं। उनको ये भी समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ा गोल्ड माइन पकड़ लिया है, क्योंकि तब तक कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि जापानीज शूज अमेरिकन शूज से बेटर हो सकते हैं। जापानीज शूज ना सिर्फ अमेरिकन शूज से बेटर थे बल्कि सस्ते भी थे। इस चक्कर में उन्हें पता था कि इस मार्केट को डोमिनेट किया जा सकता है। बट एक ही डाउट था कि स्केल कैसे करेंगे बिजनेस को। अभी तो उन्होंने क्या किया, वो रनिंग ट्रैक पे गए, वहां जाके बेच दिया। लेकिन ऐसा तो रोज नहीं कर सकते, वो हर रोज तो नहीं बेच सकते ऐसे जा जाके। बस उनको इसी चीज को सोचना था। इस चीज को सोचने के लिए उन्होंने सोचा कि उनसे बेटर जो हैं वो होंगे उनके कोच। जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट जब वो थे तब वो दौड़ते थे, जब वो रेसिंग करते थे स्कूल एज अ स्टूडेंट, तो उनके जो कोच थे वो काफी पॉपुलर कोच थे यूएस में। वो ओलंपिक्स में जो लोग जाते थे उनको भी ट्रेन करते थे। तो वो अपने कोच के पास गए, उन्होंने कोच को पूरी स्टोरी बताई। तो उनके कोच को स्टोरी काफी अच्छी लगी और उनको इस बात पे विश्वास आया। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ, क्यों ना हम अपनी खुद की कंपनी शुरू करें। इस डिस्कशन के बाद 1964 जनवरी में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करी, जिसमें $500 उन्होंने इन्वेस्ट किया और $500 उनके कोच ने इन्वेस्ट किए। टोटल $1000 की इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कंपनी शुरू की। ये जो सारा का सारा पैसा था ये उन्होंने इस्तेमाल किया जापान से जूते मंगवाने में। उनको 300 पेयर जूते मिले, यानी कि $3 का एक जूता मिलता था उनको उस समय। उनको 300 पेयर जूते मिले जो उन्होंने अपने पास मंगवा लिए। 4 महीने के अंदर अंदर जो उनके कोच थे उनकी मदद से उन्होंने 300 के 300 पेयर बेच दिए। आप जानते हो उन्होंने कितना पैसा कमाया? उन्होंने कमाए $8000। इन्वेस्टमेंट की $1000 की, पैसे कमा लिए $8000 4 महीने में। उनको समझ आ गया कि ये आइडिया बहुत बढ़िया चलने वाला है। उनको ये भी समझ आ गया कि हम इसमें काफी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे करते करते वो वहां से जूते मंगवाते रहे, यूएस में बेचते रहे। अगले 3-4 साल तक वो यही करते रहे। 1967 होते होते उनकी जो सेल्स थी वो $200,000 हो चुकी थी, जो कि अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे उस समय के हिसाब से भी तो वो होता है 1,40,00,000 रुपए। 5 साल के अंदर अंदर वो यूएस में 3rd नंबर की शूज की कंपनी बना चुके थे। लेकिन अब उन्हें कुछ बड़ा करना था। 1968 में ओलंपिक्स आ रहे थे। उन्हें पता था बहुत सारे रेसर्स को शूज चाहिए होंगे। उन्हें पता था ये सबसे सही टाइम है काम को बढ़ाने का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जूते आते थे जापान से उसमें थोड़े से चेंजेस करने शुरू किए। चेंजेस कैसे? उन्होंने सोल थोड़ी सिंपल यूज करनी शुरू की, उन्होंने थोड़ा उसको लाइट वेट बनाना शुरू किया और वो जो भी इंप्रूवमेंट करते थे वो सारी इंप्रूवमेंट करके जापान वापस भेजते थे। उनकी जितनी भी इंप्रूवमेंट्स होती थी जापान की कंपनी को वो बहुत बढ़िया लगती थी और वो सारी की सारी वो इंप्लीमेंट करके उनको अगले ऑर्डर में भेज दिया करते थे। ऐसे ही इंप्रूवमेंट करते करते उन्होंने एक शूज बनाया जिसका उन्होंने नाम दिया कॉर्टेज। कॉर्टेज जो शूज था वो 1968 के ओलंपिक में बेस्ट सेलर हो गया यूएस में। उन्होंने एक साल के अंदर अंदर $300,000 कमाए। 300,000 मतलब 2,10,00,000 रुपए। उस समय के 2,10,00,000 रुपए अगर आप 48 साल बाद उसकी वैल्यू देखेंगे तो आराम से ये 100 करोड़ रुपए के आसपास होगी। उस समय के 2,10,00,000 रुपए कमा के वो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी बन गए। उन्होंने सोचा अब ये सबसे अच्छा टाइम है, हम यूएस की सबसे अच्छी कंपनी बन चुके हैं, सबसे बड़ी कंपनी बन चुके हैं, अब हमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है। लेकिन उन्हें ये समझ आ गया कि जापान से सामान मंगा के तो वो सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन पाएंगे। उन्हें डिजाइन सारी समझ आ गई थी। उन्होंने डिजाइन इंप्रूव करके जापान के डिजाइन को भी इंप्रूव कर दिया था। उनको कंसेप्ट पूरा समझ आ गया था। उन्होंने कहा अब हम इसको बड़ा करेंगे। उस समय उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया, अपने सेल्समैन हायर करने शुरू किया और उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करी। ये सब करते करते 2-3 साल बीत गए और 1971 आ गया। 1972 में फिर से ओलंपिक्स था और उन्हें पता था कि इस ओलंपिक्स में वो पिछली बार से भी अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने डिजाइन को चेंज करना शुरू किया और इंप्रूव करना शुरू किया और लाइट बनाना शुरू किया और उन्होंने अपनी खुद की बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर ली। उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए जो पूरे यूएस में उनके सामान को बेचते थे और उनकी कंपनी पॉपुलर तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी। यहाँ पर उन्होंने जो किया और वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे जैसे उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। एक टाइम पे वो इंपोर्टर होते थे, सिर्फ शूज को इंपोर्ट करते थे और यहाँ बेच देते थे। उसके बाद उन्होंने इंपोर्ट करके उसमें चेंज करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने खुद से बनाना शुरू किया। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बिजनेस लेसन है दोस्तों कि जब भी आप अपनी कंपनी बनाएं और उस कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इवॉल्व होते रहना है, आपको ग्रो करते रहना है और आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं जैसे जैसे आप सीखते रहें। इस ग्रोथ के बाद उन्होंने क्या किया, 1972 में उन्होंने जापान की कंपनी से पूरे टाई अप्स तोड़ दिए। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिए।
उनको पता था कि उनको अपनी ब्रांडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदला और अपनी कंपनी का नाम बदल के नाइकी रख लिया, जिस नाम से हम आज इसको जानते हैं। इसका लोगो उन्होंने डिजाइन करवाया सिर्फ $35 में। उनको पता था लोगो जो है वो सिंपल होना चाहिए, तो उन्होंने सिंपल लोगो डिजाइन करवाया। एक सिर्फ टिक लगा होता है उनके लोगो में, सिर्फ $35 में वो लोगो मिल गया। बड़ी बड़ी कंपनीज हजार डॉलर्स में लोगो बनवाती हैं, उन्होंने सिर्फ $35 में वो लोगो बनाया और आज वो लोगो दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पहचाने वाला लोगो है। 1972 में उनकी कंपनी की निकल पड़ी। उन्होंने इतना पैसा कमाया जितना वो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे करते करते वो हर साल ग्रो करते रहे, अलग अलग शूज के वेरिएंट लॉन्च करते रहे। जैसे जैसे वो बड़े होते रहे वैसे वैसे उन्होंने शूज के अलग अलग वेरिएंट निकालने स्टार्ट किए। जब वो बढ़ते 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 पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई जूतों की, 1989 ईयर था वो जब वो सबसे नंबर 1 पे आ गए पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खोल दिए, अपनी उन्हीं स्ट्रेटजीज को पूरे वर्ल्ड में चलाया। तो उन्हें लगा कि अब हमें अगर कंपनी को बड़ा करना है तो हमें और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कंपनी जूतों की कंपनी बन चुकी है। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अगर हम जूतों की कंपनी बनी रह जाएंगे तो बस हम छोटी कंपनी हो जाएंगे, कोई ना कोई और आएगा जो हमें रिप्लेस कर देगा और वो फिर फर्स्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम बड़ी कंपनी हमेशा बनी रहें तो हमें अपने ब्रांड को बड़ा करना पड़ेगा। ब्रांड को बड़ा करने के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किए जो कि नाइकी के जस्ट डू इट कैंपेन्स हैं। यही कैंपेन है जो नाइकी को अलग करते हैं। अगर आप इनकी एड्स देखेंगे तो ये कहीं भी जूतों के बारे में बात नहीं करते। ये बात करते हैं कि इनके जूते जो हैं वो किस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, वो किस तरीके से एथलीट्स की लाइफ चेंज कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये एथलीट्स की लाइफ चेंज कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने कैसे कैसे किसी किसी की लाइफ चेंज करी है। यानी कि इनके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उसमें लोगों को छूते हैं। ये नाइकी की जो ब्रांड की वैल्यू बनी है आज के डेट में वो इसीलिए बनी है क्योंकि अपने किसी भी ऐड में जूता नहीं दिखाते। इन्होंने अपनी हर ऐड में ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट की बदौलत आज वो इतने बड़े हो गए। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक छोटा सा राज है। आज तो वो इतने बड़े बड़े ऐड बना लेते हैं, लेकिन पहले नहीं बना सकते थे। पैसा भले ही कमा रहे थे लेकिन इतना भी नहीं कमा रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी एड्स बना लें। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने फेमस एथलीट्स को चुनने की बजाय बिल्कुल जो नए नए एथलीट्स थे उनको चुना, लेकिन उन एथलीट्स को चुना जो उनको लगता था बड़े हो सकते हैं। यहाँ से भी आपको एक लेसन सीखने को मिलता है दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास। एक कंपनी अगर बिल्कुल ही नए एथलीट्स को चुनती है तो ये उसके लिए भी तो गैम्बल है। हो सकता है आप ऐसे सोच के देखिए, मान लीजिए आज इंडिया की टीम में नया प्लेयर आया शुभमन गिल, वो बिल्कुल नया प्लेयर है, अभी उसको मैच खेलते हुए 1 साल भी नहीं हुआ। उसको अगर ये कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले तो उनके लिए कितना बड़ा गैम्बल है, क्योंकि शुभमन गिल ने अभी 2-4 मैच खेले हैं, अभी सस्ते में भी मिल जाएगा उनको। लेकिन अगर शुभमन गिल इंडिया टीम से बाहर हो गया, फिर ऐसे लोगों को लेकर वो चुनते थे और ये लोग जो है वो बड़े बड़े हो जाते थे, काफी बड़े लेजेंड्स बन जाते थे अपनी अपनी फील्ड में। जैसे जैसे वो लेजेंड बनते थे और क्योंकि ये उनके साथ पहले डील करते थे, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे, ये उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे और इनकी ब्रांड बढ़ती चली गई। आज की डेट में नाइकी इतनी बड़ी ब्रांड इसीलिए है क्योंकि उन्होंने समझा कि उनको अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है। प्रोडक्ट पे फोकस करने के बाद उनको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कि हर एथलीट पहनना चाहे। फिर उन्होंने ये समझा कि अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करने, उन्हें खुद से प्रोडक्ट बनाना है, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए। फिर उन्होंने ये समझा कि कॉम्पिटिटर्स अवॉइड करने के लिए उनको एक मोनोपोली बनानी है। काइंड ऑफ मोनोपोली बनाने का सबसे सिंपल तरीका है ब्रांड बनाना। उन्होंने कहा अगर हमें ब्रांड बनाना है तो जूते की ब्रांड तो बन नहीं सकती, जूतों की ब्रांड को कौन लेना चाहेगा। तो उन्होंने कहा हमें जूते की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करनी है। तो उन्होंने अपनी ब्रांड बनाई, सिर्फ पॉजिटिविटी की एड कैंपेन में बात की और आज नाइकी इतनी बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कि एक ग्रेजुएट अगर सिर्फ $1000 इन्वेस्ट करके 70 लाख करोड़ की कंपनी बना सकता है तो आप भी कम पैसा इन्वेस्ट करके बड़ी कंपनी बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना है, जो भी आपको सही लगता है उसको एग्जीक्यूट करना है, पूरे दिल से एग्जीक्यूट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।